हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में चौथा प्रकरण का आगे का वीडियो देखेंगे। हम लेसन पढ़ रहे थे पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जिसमें हम परिसंस्था पुनरावलोकन वाला जो है वीडियो देख चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। ये हम टॉपिक आज पढ़ेंगे। हमारा आज का ये टॉपिक है पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये जो है हमारा लेसन है, उसमें पहले तो कुछ टॉपिक दिया है, वो है ये थोड़ा विचार कीजिए। क्या दिया है? पेड़ पर घोंसला बनाने वाला पक्षी पास के तालाब की मछलियाँ खाता होगा, तो क्या यह पक्षी पेड़ तथा तालाब इन दोनों परिसंस्थाओं का अंग बन सकता है? यहाँ पे हमारा विचार करने के लिए एक टॉपिक दिया है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोला, पेड़ पर घोंसला बनाने वाला पक्षी। ठीक है, मतलब उस पक्षी ने घोंसला कहाँ बनाया है? पेड़ पर। और पेड़ कहाँ होता है? पेड़ जो होता है वो स्थल पर होता है, भूमि पर होता है। ठीक है, तो उस पर उसने घोंसला बनाया है। और वो कहाँ बनाया? पास के घोंसला बना पास के तालाब की मछलियाँ खाता है। मतलब घोंसला तो पेड़ पे बनाया, लेकिन जो उसके पास जो तालाब है उसकी वो मछलियाँ खा रहा। मछलियाँ कहाँ हैं? जल में, यानी भूमि में, तालाब में है मछलियाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो है देखा जाए तो पेड़ और तालाब दोनों का परिसंस्थाओं का अंग है ना, क्योंकि पेड़ जो है वो भूमि पर आया और मछलियाँ जो तालाब में हैं, जल में हैं, तो हो गया ना वो दोनों का। तो इसका मतलब वो इन दोनों परिसंस्थाओं का अंग बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा विचार करना था। फिर उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक थे जो कि हमको कोरोना महामारी की वजह से 25% सिलेबस कट किया गया था, तो ये प्रवाह तालिका हमें नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी नहीं है परिसंस्था का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है। क्या बोला है? देखो, दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में जो है अधिकतर क्या हो रहा है? किसकी खेती हो रही है? धान की खेती की जाती है। फिर क्या बोला? वहाँ धान के फसलों पर भोजन के लिए बड़े पैमाने में कन खजूरे आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे टिड्डा आएगा, कन खजूरे आते हैं। उसी प्रकार वहाँ के खेत के कीचड़ में कन खजूरों का भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेढक की संख्या भी काफ़ी मात्रा में होती है। क्योंकि धान की खेती तुमने देखा होगा, धान की जो खेती होती है ना, उसमें पानी बहुत होता है। तो वहाँ पे बहुत पानी होने के कारण क्या होगा? वहाँ पे मेढक की संख्या भी, कन खजूरा, एक्चुअली कन खजूरा है ना, ये यहाँ पे टिड्डा होना चाहिए, टिड्डा रहता है। ठीक है, तो जो टिड्डा है वो बड़े पैमाने पे धान की खेती पे, फसल पे जो है उस पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर टिड्डे को खाने के लिए कौन आता है? मेढक। अब देखो, मेढक जो है पसंदीदा खाद्य के रूप में मेढक के भक्ष्य हेतु वहाँ पे सांप भी होते हैं। सांप भी मेढक को खाता है ना। फिर क्या बोला है? परंतु यदि अचानक वहाँ के मेढकों की संख्या में कमी आई तो, मतलब अभी देखो हमारा यहाँ पे भोजन जाल कैसे बना है? जो है धान की फसल, टिड्डा, मेढक, सांप, मतलब वहाँ पे हमारा जो ये बनेगा, तो ये हमारा कैसे बनेगा? इस तरह से, जो धान की फसल हुई उसको खाने वाला टिड्डा है, टिड्डा को खाने वाला, ये धान की फसल हुई, इसको खाने वाला टिड्डा, टिड्डा को खाने वाला मेंढक, और मेंढक को खाने वाला सांप। अभी हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर यदि अचानक मेंढक की संख्या में कमी आ गई, ऊपर हमको पूछा ना, अगर मेंढक की संख्या में कमी आई तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन बोला धान की फसल पे क्या परिणाम होगा। देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है धान की फसल पे क्या परिणाम होगा। फिर क्या बोला है? किस भक्ष्य की संख्या में वृद्धि होगी और किस भक्ष्य की संख्या में कमी आएगी।
फिर बोला एकत्रित रूप से वहाँ की परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा भोजन जाल है। क्या है इसमें, कौन कौन है, धान की खेती है, ये धान की फसल है, ये टिड्डा है, ये मेढक है और ये सांप है। हमें ये भोजन जाल के बारे में क्वेश्चन में दिया है। फिर क्या बोला है कि यदि मेढक की संख्या में कमी हो गई तो धान की फसल पे क्या परिणाम होगा। मतलब अगर जो है मेढक की संख्या में तो क्या होगा धान की फसल में। देखो मेढक कम हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, टिड्डे को खाने वाला जो है वो कम हो गया, यानी टिड्डों की संख्या बढ़ गई। और टिड्डों की संख्या जब बढ़ गई तो क्या होगा, वो धान की फसल पर नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, धान की फसल को नुकसान करेंगे। तो यानी धान की फसल का क्या होगा, नुकसान होगा, यानी विपरीत परिणाम होगा। ठीक है, तो ये हो गया धान की फसल का क्या परिणाम। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था कि किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी और किस भक्षक की संख्या में कमी आएगी। अभी देखो जब मेढक की संख्या कम हो गई है तो किसकी वृद्धि होगी, किस में कमी आएगी। देखो ये कम हो गए, इसका अलग किसकी वृद्धि हुई, टिड्डा, है ना, टिड्डे में वृद्धि हो गई क्योंकि मेढक टिड्डा को खा रहा है। लेकिन मेढक कम हो गए तो टिड्डे की संख्या बढ़ गई ना, टिड्डे को खाने वाला नहीं है कोई, तो यानी इनकी संख्या बढ़ गई। और टिड्डा कौन सा जो है उपभोक्ता है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय, ये तृतीय और चतुर्थ, यानी टिड्डा कौन सा, द्वितीय उपभोक्ता, यानी द्वितीय उपभोक्ता जो है यहाँ पर टिड्डे की संख्या बढ़ जाएगी और सांप की संख्या जो है वो घट जाएगी। सांप की संख्या क्यों घट जाएगी, क्योंकि सांप को भोजन ही नहीं मिलेगा ना, मेढक कम हो गया तो सांप जो है मेढक नहीं खा पा रहा है तो उसकी संख्या कम हो जाएगी ना, तो उसको भोजन नहीं मिल रहा तो मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो यानी कि इनकी संख्या में कमी आ रही है और इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सांप की संख्या जो होगी वो कम हो जाएगी और टिड्डे की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोला था, थर्ड क्वेश्चन पूछा था एकत्रित रूप से वहाँ के परिसंस्थान पे क्या परिणाम होगा। यानी मेढक की संख्या कम हो गई तो एकत्रित सब पे क्या परिणाम होगा, क्योंकि क्या परिणाम होगा, अब देखो मेढक की संख्या कम हो गई तो ना टिड्डों की संख्या बढ़ गई और टिड्डों की संख्या बढ़ गई, सांप की संख्या कम हो गई, ये इनकी संख्या कम हो गई, इनकी संख्या बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो यहाँ पे जो श्रृंखला, ये भोजन जाल जो था, भोजन श्रृंखला जो थी, इसकी कड़ी पे असर पड़ा और इसकी कड़ी पे असर पड़ा तो क्या होगा, परिसंस्था पे संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे परिणाम क्या होगा, पूछा ना एकत्रित रूप से क्या परिणाम होगा, तो क्या बोलोगे, परिसंस्था। वहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड परिसंस्था पूछा है, परिसंस्था पे क्या, तो क्या करो, लिखोगे परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा, परिसंस्था का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन पूछा ना यहाँ पे, ये वाले जो विचार कीजिए, धान की फसल पे क्या परिणाम होगा, किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी, ये अभी है। ठीक है, अगला देखो बताइए तो, यहाँ पे क्वेश्चन है बताइए तो क्या है क्वेश्चन, पर्यावरण का तात्पर्य क्या है, पर्यावरण का तात्पर्य क्या है। ये अभी हम देखे थे ना पर्यावरण का तात्पर्य, हम इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। हमारा पर्यावरण में क्या क्या घटक आते हैं, ये है ना सारे। तो पर्यावरण का तात्पर्य क्या है, सजीव जिस स्थान पर निवास करता है उस निवास स्थान के आसपास के सभी घटकों को पर्यावरण कहते हैं। क्या लिखोगे, सजीव जिस स्थान पर निवास करता है उस निवास स्थान के आसपास के सभी घटक को पर्यावरण कहते हैं। देखो ये सब घटक है ना उसके आसपास, ये प्राकृतिक घटक रहेगा, मानव निर्मित रहेगा, ये मानव रहेगा, यानी सजीव जिस स्थान पर निवास करते हैं उस निवास स्थान के आसपास के सभी घटकों को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्यावरण से का क्या तात्पर्य। फिर आया पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है। हम पढ़े थे ना पर्यावरण में कौन कौन से घटक का समावेश होता है, भौतिक,
रासायनिक जैविक घटकों का समावेश होता है। कौन कौन से घटक? भौतिक, जैविक और रासायनिक घटक। हम लोग देखे थे ना यहाँ पे पिछले वीडियो में, हमें बोला गया था ना, वहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के घटक दिखाए गए थे। उसमें भौतिक घटक, रासायनिक भौतिक घटक में देखा तो तुमने ना हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, ठीक है। रासायनिक घटक में हमने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ देखे थे। तो ये सब, तो यानी कि जैव पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है? भौतिक, रासायनिक, ठीक है, भौतिक घटक, रासायनिक घटक और जैविक घटक। एक्चुअली भौतिक और रासायनिक किस में आया? अजैविक घटक में आए। या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, भौतिक, जैविक और अजैविक घटकों का समावेश होता है। हम पहले वीडियो में देखे हैं ना इसमें। अगला देखो, हमारा टॉपिक है पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध। क्या है पर्यावरण? यह एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। संज्ञा यानी नाउन। सजीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक, इन सभी से मिलकर पर्यावरण बनता है। अभी हमें पूछा था ना पर्यावरण में किन किन घटकों का समावेश होता है, ये क्वेश्चन था ना। तो देखो यहाँ पे आंसर मिला, सजीवों पर किसी न किसी कारणवश। पर ये तो एक्चुअली पर्यावरण किससे बनता वो पूछा ना, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे ना। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है किन किन घटकों का समावेश होता है, तो तुम लोग क्या लिखोगे? ये यहाँ से भौतिक, ये भौतिक, जैविक, रासायनिक, जैविक घटक। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया। फिर यहाँ क्वेश्चन था ना पर्यावरण का तात्पर्य क्या, वो भी देखो यहाँ पे है। संक्षिप्त में, पर्यावरण अर्थात आसपास की, ठीक है, परिस्थिति, उनमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। और पर्यावरण क्या है? मुख्य रूप से दो प्रकार है, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, हमने देखा ना यहाँ पे ऊपर हम देख चुके हैं ना, यहाँ पर जो है पर्यावरण में कौन कौन से घटक आते हैं, हम जो है पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। और यहाँ पे भी देखो प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानव, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला है कि प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव आदि का समावेश होता है। ये हमारा जो है प्राकृतिक पर्यावरण है। तो इसमें हमारा किसका किसका समावेश है? हवा, वातावरण, जल, भूमि, सजीव। देखो यहाँ पे है ना ये प्राकृतिक वातावरण, देखो ये है ना हमारा जल, वायु, स्थल और सजीव, ये हमारे प्राकृतिक में आए। फिर हमें क्या बोला है यहाँ पर, इनमें से जैविक तथा अजैविक घटकों में सतत आंतर क्रियाएँ घटित होती हैं, उनके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मूलतः पर्यावरण में दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक, इनके आंतरिक संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते हैं। जो हमारा जैविक और अजैविक घटक होता है ना, इनका जो है पर्यावरण में जो जैविक अजैविक घटक के जो आंतर क्रियाएँ होती है, उसका जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। और जो पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं, जो इसका जो अध्ययन करने के लिए जिस इकाई, मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिसंस्था कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। कुछ परिसंस्थाओं का अध्ययन तुम लोग 9th क्लास में किए हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी एक परिसंस्था होता है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी परिसंस्थाएं, बड़ी छोटी अनेक प्रकार की परिसंस्थाएं हैं। और किसी भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदेशों के जैविक तथा अजैविक घटक उसी प्रकार उनमें
आंतरिक क्रियाएं हो जो सभी एकत्रित होती हैं वो परिसंस्था बनाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना, हमारे बहुत सारे परिसंस्थाएं हैं, उसमें तुमने देखा होगा एक जल परिसंस्था। जल परिसंस्था में भी तुमने देखा पानी की वनस्पतियां होती हैं जो उत्पादक होती हैं, ये जल परिसंस्था है। इसमें उत्पादक हैं लवक, फिर यहाँ पे प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक। यहाँ पे देखो ये जल परिसंस्था है, ये उत्पादक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे प्राथमिक भक्षक हैं, द्वितीय भक्षक है, छोटी मछलियाँ, मतलब यहाँ पे इसको जो है बड़ी मछलियाँ खाती हैं, बड़ी मछलियों को उससे बड़ी तृतीय भक्षक खाते हैं। तो इस तरह से ये पानी की परिसंस्था है। ये जो है भूमि की परिसंस्था है, उसमें भी अनेक प्रकार के जाल हैं। देखो यहाँ पर ये जो है इसको टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को जो है मेढक, मेढक को सांप। यहाँ पे वनस्पतियों को जो है यहाँ पे बिच्छू है, बिच्छू को मछली, मछली को जो है ये बगुला। फिर यहाँ पर भी जो है तुमने देखा पेड़ों को हिरण खा रहा है, हिरण को जो है बाघ खा रहा है। तो यानी बहुत सारी हमारे इसमें जो है पृथ्वी पर अनेक परिसंस्थाएं हैं, अनेक जाल हैं, सभी का अपना जो है महत्व होता है, ठीक है। तो ये सभी परिसंस्थाएं जो यहाँ पर पाई जाती हैं और इसी के बारे में, तो पर्यावरण और परिसंस्था में संबंध, यही हमारा टॉपिक था। यहाँ पर इन सभी का जो है अपना महत्व है, प्रकृति में जितना भी इन सब का अपना महत्व है। इसके आगे का टॉपिक देखो, यहाँ पे ये जो विचार थोड़ा याद कीजिए वाला टॉपिक जो है कोरोना महामारी की वजह से कट किया गया है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो बोलो प्रकृति के अस्तित्व के बिना मानव अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन जो है न बिगाड़ते उसका संवर्धन करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। हमें यहाँ पे कोई भी पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए, तभी तो हमारी अगली पीढ़ी को ये सब प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, वैसे तो इसको कट किया गया है लेकिन हमें हमारा कर्तव्य याद रखना चाहिए, हमें उसका संवर्धन करना चाहिए। यही हमारा आज का इसका जो है दूसरे वीडियो का टॉपिक है। थैंक यू।